हाईलाइटेड है, बाकी ज्यादा नहीं। उसके बाद देखो एसडीजी इंडिया इंडेक्स, जिसकी बात मैं अक्सर आपसे करता रहता हूं, यूजीसी भी ऐसे सवाल पूछता रहता है। इसमें पहले भी मैंने, अच्छा एक चीज समझना, आप देखते होंगे ये जो स्लाइड आपके सामने दिखाई पड़ रही है, ये वो स्लाइड है जहां से अक्सर हर जगह सवाल पूछ लिया जाता है। आप यूजीसी का पेपर 1 देखेंगे, वहां पे भी सवाल पूछ लेता है। इकोनॉमिक्स के तो आपके सिलेबस में ही है, करंट डाटा के सिलेबस में भी आ जाता है ये। तो ये आप याद रखा करो हमेशा। पहला जो इसमें टारगेट है ना, एसडीजी की हम लोग बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं। 17 गोल हैं, इसमें जो पहला टारगेट है, पहला गोल है, वो है नो पावर्टी। दूसरा क्या है, जीरो हंगर। तीसरा, अभी कोई एग्जाम हुआ था, एमपी सेट हुआ था, आई थिंक एमपी सेट में ये पूछा हुआ था। सेकंड गोल जो है ना, ये एमपी सेट में मेरे हिसाब से पूछा था, जीरो हंगर वाला। थर्ड क्या है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फोर्थ क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ क्या, जेंडर इक्वलिटी। सिक्स क्या, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो इस तरीके से जितने भी आपके टारगेट है ना, एक यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग के अगर आप 5-6 याद रखते हो, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक 13वां याद रखना, क्लाइमेट एक्शन वगैरह, है ना। तो याद रखना, इसको हमेशा याद रखना, कहीं भी इससे सवाल पूछ लेता है। बट स्टार्टिंग के 5-6 अच्छे से याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, तो मैंने बताया ना कि नीति आयोग के द्वारा एसडीजी रिपोर्ट या एसडीजी इंडेक्स जो जारी करी गई, उसमें राज्यों के स्थिति को बताया जाता है, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनमें किसका क्या क्रम है। अब देखो, अगर ओवरऑल इंडिया के स्कोर की बात करें एसडीजी की, तो वो है 71, है ना, 23-24 के लिए, है ना। अब इसमें स्टेट वाइज अगर आप देखोगे तो टॉप पे कौन है, उत्तराखंड और केरला संयुक्त रूप से टॉप पे हैं। और टॉप यूटी की बात करोगे तो चंडीगढ़ है ना, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा इधर देखना, हाँ, उत्तराखंड का स्कोर अगर आप देख पा रहे हो तो ये है 79, केरला का भी 79, तमिलनाडु का आई थिंक 78, हाँ, गोवा का 77, अगेन हिमाचल प्रदेश 77। स्टार्टिंग के 5 याद रखना, ठीक है ना। बिल्कुल, स्टार्टिंग के 5 आप यहां से क्या रखोगे, याद रखोगे। ये आपको दिख रहा होगा, आई थिंक नहीं दिखेगा तो नोट्स में दिख जाएगा, नोट्स दे दूंगा। तो इतनी चीज आप याद रखोगे कि इंडिया में राज्यों का क्या क्रम है ना। यूटी की बात करो, मैंने बोला चंडीगढ़ टॉप पे है, 77 का स्कोर, जे एंड के 74, पुडुचेरी 74, बस इतना यूटी। अच्छा, लास्ट में कौन सा राज्य है, बिहार, उसके ऊपर झारखंड। तो लास्ट में भी याद रख लेना थोड़ा सा। मोस्टली देखो, यूजीसी में जो सवाल पूछे जा रहे हैं करंट डाटा से, वो सीधा सीधा नहीं पूछ रहे, पहले जैसे नहीं पूछ रहे कि एचडीआई में इंडिया की रैंक बता दो। अब वो चीजें नहीं आती हैं। अगर वो कुछ पूछेंगे तो उलझाएंगे उसमें आपको, एक सवाल में 4 सवाल बनाएंगे, है ना। तो ये देखो, पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया का ओवरऑल स्कोर 66 था, बट इस बार जो आई उसमें 71 है, तो थोड़ा सा ये देख लेना। देन हम लोग आ गए हैं अब नीति आयोग के द्वारा ही जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो अब ये देखो, इंडिकेटर्स एंड देयर वेट्स, ये चीजें आप पढ़े ही होंगे, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इस पे हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मेन चर्चा करने वाली कहानी इधर है ना, मेन चर्चा करने वाली कहानी इधर है। और इसमें भी देखो एक चीज, यूपी, बिहार, एमपी, ओडिशा, राजस्थान, ये सब जो राज्य हैं इन्होंने बहुत अच्छी प्रगति करी, है ना, इन्होंने बहुत अच्छी। मेन यहाँ पे देखना, ये पूरी कहानी है जो कि बताएगी इस इंडेक्स के बारे में। अब ये हेड काउंट रेशियो है ना, 19 से 21 के दौरान कितना रहा, 14.96%, है ना। एमपीआई का स्कोर कितना रहा, ठीक है। अभी देखो, इसमें राज्यों का क्रम देखेंगे, वहीं से सवाल बनता है मेन। उसके बाद एमपीआई स्कोर रूरल का अलग से हो गया, अर्बन का अलग से हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, अगर आप यहाँ पे देख पाए तो बिहार में सबसे ज्यादा हेड काउंट रेशियो गरीबी है, एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के तहत। बिहार के बाद झारखंड, उसके बाद मेघालय, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। तो शुरुआत के 5 राज्यों का क्रम याद रखेंगे, ठीक है ना। सबसे कम केरला में, गोवा में, तमिलनाडु में, सिक्किम में, पंजाब में, ऐसे राज्यों का टॉप 5 बॉटम 5 याद रखेंगे।
तो यहां से अगर आपका सवाल पूछेगा तो आप इसका राइट आंसर दे लेंगे। ये चीजें लग रहा है आपको प्रॉपर तरीके से ठीक से दिख नहीं रही होंगी, बट मैं बोल भी रहा हूं तो हो सकता है कि आप जो है उसको सुन के समझ लें, है ना। चलो, यहां तक चीजें हो गई, यहां तक की कहानी हो गई, आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। ओके, अब ये बता रहा है कि किन राज्यों ने बेहतर तरीके से चेंज किया है यहाँ पे। तो बिहार ने सबसे अच्छी प्रगति की है, उसके बाद मध्य प्रदेश ने, उसके बाद उत्तर प्रदेश ने, देन उड़ीसा ने, ये चीजें हो गई। अब देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण, अच्छा देखो आजकल एक टाइप का सवाल खूब आता है ना, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना, एक आईएमआर, एमएमआर, ये सब वो डाटा है जहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सो ये सारी चीजें अभी डिस्कस होने वाली हैं। ये आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 5th राउंड की रिपोर्ट पहले भी मैंने पढ़ा रखा है, इसीलिए सारी चीजें हाईलाइट है। तो यहाँ पे नया चीज क्या हुआ था, टीएफआर जो है वो 2% पे आ गया था। अच्छी अचीवमेंट थी, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, चाहे वो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का हो, चाहे वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का हो, दोनों में हम लोगों ने टारगेट रखा था 2.1, है ना। बट अभी क्या स्थिति थी इस रिपोर्ट में, 2 पे आ गई, है ना। ओके, ये क्या है, टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप टीएफआर के बारे में जानते होंगे। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि केवल 5 ही राज्य ऐसे हैं जहां पे टीएफआर 2.1 से ऊपर है। जैसे उसमें एक बिहार हो गया, मेघालय हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और मणिपुर हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे 5 राज्य हैं जो कि जो हमारे देश का एवरेज है 2, उससे ऊपर है। टारगेट क्या, 2.1, ठीक है। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट, बिहार और मेघालय, यहां पे हाईएस्ट टीएफआर है। याद रखना, बिहार और मेघालय। अच्छा देखो, बिहार वगैरह है ना, ऐसे ही मतलब देखो कहीं ना कहीं आप जितने भी डाटा देखोगे, जितने भी इंडेक्स रिपोर्ट, मैक्सिमम जगह आपको बिहार और झारखंड की स्थिति खराब दिखेगी। सो बिहार यहाँ पे भी टीएफआर में सबसे ज्यादा है, उसके बाद मेघालय है। वहीं सबसे कम की बात करेंगे तो सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, इतनी चीज हो गई। अब ये वही पूरी कहानी है, थोड़ा सा इसमें दे रखा है क्या, कि कितना किसका स्कोर है ना। तो आप देखें बिहार की, जैसे मैंने बात किया तो बिहार है 2.98, मेघालय 2.91, उत्तर प्रदेश 2.35, झारखंड 2.26, मणिपुर 2.17। अब ये देखो इतने राज्यों का स्कोर जब अगर आपको याद रहेगा, तो वो जो मैच करने के लिए एनटीए वाले सवाल बनाते हैं ना, वो दे दिए कि चलो भाई बताओ टीएफआर, है ना। एक तरफ लिख दिया स्कोर और दूसरी तरफ लिख दिया राज्य, चलो आप मैच करो। तो मैच तो तभी कर पाओगे ना जब आपको पता रहेगा। इसलिए कुछ राज्यों में आपको याद रखना पड़ेगा उनका स्कोर क्या है ना। तो इतनी चीज आप क्या याद रखोगे। नेक्स्ट, अच्छा देखो इसमें कहां कहां से सवाल आपसे बन सकता है। हम लोग फोकस करेंगे एनएफएचएस 5th राउंड की रिपोर्ट को, और इसमें टोटल को देखेंगे, टोटल को देखेंगे। तो एक तो इसमें आप देख लेना सेक्स रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 5th राउंड की रिपोर्ट ने बोला था क्या, 120, यानी यहाँ पे क्या, महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई है ना। सुनने में थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है, बट ये डाटा कह रहा है ना, और ऑफिशियल डाटा है। उसके बाद आपको क्या देखना है, सेक्स रेशियो एट अ बर्थ फॉर चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन का इन द लास्ट 5 years, तो ये बच्चों वाला है, चिल्ड्रन का है ना, इसमें है 9 to 9। इसको आप बहुत ज्यादा फोकस ना भी करो तो चलेगा। देन आप यहाँ पे देख लेना क्या, आगे देखें कुछ है देखने लायक, हाँ यहाँ पे आ जाओ। हम्म, ओके, ओके, एक तो देखना आप आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसमें 26.6 ओवरऑल इंडिया का है ना। उसके बाद देख लेना अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है, 31.5, और न्यूएंटल मोर्टेलिटी रेट 18। तो ये हाईलाइटेड चीजें यहां से आप देख लेना। टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट चिल्ड्रन पर वुमेन, ओके, यहाँ पे भी कहीं पे था, हाँ
तो ठीक है, अर्बन रूरल टोटल। चलो अब यहां पे समझना बात को। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये जो आप देख रहे हो ये है अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र की, ये क्या है, शहरी क्षेत्र की ये। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये है ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र की, और ये जो है ये है कुल यानी कि टोटल। तो टोटल, टोटल फर्टिलिटी रेट यहां पे आप आ जाओ, ये है 2.0। तो एक तो ये मुद्दा है जहां से सवाल आपसे पूछ सकता है। शहरी क्षेत्र में 1.6 और ग्रामीण क्षेत्र में 2.1। उसके बाद आप देख लेना शिशु मृत्यु दर, ओवरऑल जो एवरेज है वो है 35.2 का, ठीक है ना 30। और ये जो साइड में आप देख रहे हो ये था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण जो 4th राउंड की रिपोर्ट थी। तो यहां तक आप यहां से समझ। एसआरएस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आज मैं आप सभी के साथ यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ महारत्न कंपनियां क्या होती हैं, नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं और मिनी रत्न क्या होती हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी चर्चा करूंगा कि मार्च 2025 तक हमारे देश में कितने महारत्न कंपनियां, कितनी नवरत्न कंपनियां और कितनी मिनी रत्न कंपनियां। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब इस क्रम में मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा सबसे पहले नवरत्न कंपनी के बारे में। नवरत्न कंपनियों के बारे में हम लोग चर्चा को शुरू करें उससे पहले आपको यह जानना और समझना जरूरी है कि असल में किन कंपनियों को नवरत्न, महारत्न या मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। देखिए, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सार्वजनिक उपक्रम जो है उसमें किस कंपनी को नवरत्न मिलेगा, किसको महारत्न मिलेगा, वही सारी चर्चा यहाँ पे करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नवरत्न, किस कंपनी को यानी कि किस सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न का स्टेटस मिलेगा उसकी चर्चा करेंगे। 1997 में इसको शुरू किया गया और इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यानी एक कंपनी को नवरत्न तब कहा जाएगा, यानी एक सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न तब कहा जाएगा जब उसमें ऐसी क्षमता हो कि वो एक ग्लोबल कंपनी बन सके, ग्लोबल कंपनी, ठीक है ना। तो पहली चीज आपने क्या देखा कि वो ग्लोबल कंपनी बन सके। और क्या देखना है, मिनी रत्न की अभी आपसे आगे मैं चर्चा करूंगा। मिनी रत्न में दो कैटेगरी होती है, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। तो नवरत्न का दर्जा उन कंपनियों को मिलेगा जो मिनी रत्न की कैटेगरी 1 में हो, ठीक है। इसके अलावा उनका जो प्रदर्शन हो वो एक्सीलेंट हो, वेरी गुड हो, यानी उनकी रेटिंग वेरी गुड हो, प्रदर्शन एक्सीलेंट हो, ठीक है ना। और क्या देखेंगे यहाँ पे, और देखेंगे कि पिछले 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में 3 वर्षों में उनको वेरी गुड वाली रेटिंग मिली हो। इसके अलावा कुछ अंक निर्धारित किए गए हैं, वो अंक हैं 100, ठीक है ना। तो इस 100 में 60 अंक मिलने चाहिए किसी भी मिनी रत्न कैटेगरी की जो 1 है, यानी मिनी रत्न कैटेगरी 1 में 100 अंक में 60 अंक प्राप्त करने वाली जो कंपनी होगी उसको नवरत्न का दर्जा मिलेगा। अब ये जो अंक देखे जाएंगे, ये देखे जाएंगे, मैंने आपसे कहा कि पिछले 3 सालों में। इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर बनाए गए हैं, जैसे कि नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ। इसका मतलब क्या है कि निवल मूल्य के अनुपात के रूप में निवल लाभ प्राप्त हो रहा हो, ठीक है ना। निवल मूल्य के अनुपात के रूप में निवल लाभ प्राप्त हो रहा हो। मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू टर्नओवर, अर्निंग पर शेयर एंड इंटर सेक्टोरल परफॉर्मेंस। तो ये चीजें अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो ध्यान से अगर आप चाहें नोट करना तो नोट कर सकते हैं। पहला है निवल मूल्य के अनुपात में निवल लाभ। दूसरा क्या है, कुल उत्पादन लागत के अनुपात में श्रम शक्ति की लागत। सेकंड क्या हो गया, कुल उत्पादन लागत के अनुपात में श्रम शक्ति की लागत, दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया, लगी हुई, ध्यान से सुनना, लगी पूंजी के अनुपात के रूप में हॉस, ब्याज और कर से पूर्व लाभ। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया। चौथा क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, हाँ, विक्रय के अनुपात के रूप में हॉस, ब्याज तथा कर के पूर्व लाभ। नेक्स्ट क्या हो गया, अर्निंग पर शेयर, यानी कि प्रति शेयर अर्जन कितना हो रहा है, यानी कि अर्निंग कितनी हो रही है।
और छठवां क्या है, इंटर सेक्टोरल परफॉर्मेंस यानी अंतर क्षेत्रीय निष्पादन क्या रहा है कंपनी का। तो ये सारी चीजें देखेंगे और फिर उसमें स्कोर अगर इसका 3 वर्षों में 60 प्राप्त होता है तो इसको नवरत्न का दर्जा दे दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपने नवरत्न के बारे में समझ लिया होगा कि कैसे एक कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया जाएगा। अगली जो कैटेगरी की बात करने वाला हूं वो है महारत्न कंपनी। महारत्न के बारे में समझते हैं चलिए। अच्छा, एक चीज याद रखना, नवरत्न का कॉन्सेप्ट जो है 1997 में शुरू हुआ था। वहीं महारत्न की बात करेंगे तो महारत्न का दर्जा जो कंपनियों को देना शुरू किया गया वो शुरू किया गया 2010 से। महारत्न का दर्जा कब से शुरू किया गया, 2010 से। तो किस नवरत्न कंपनी को महारत्न का दर्जा मिलेगा उसके लिए भी कुछ नियम कानून है। पहला मैंने बोला ना कि किस नवरत्न कंपनी को, यानी पहली क्राइटेरिया तो यही हो गई कि महारत्न उसी को मिलेगा महारत्न का दर्जा जो पहले से नवरत्न के अंतर्गत हो। ठीक है, यानी कोई नवरत्न कंपनी है वो भविष्य में महारत्न बन सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट यही हो गया। नेक्स्ट क्या है, लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विथ मिनिमम प्रिस्क्राइब पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर सेबी रेगुलेशन। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि वो जो है जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है उसमें वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 25,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 वर्षों में, ध्यान से सुनिएगा, पिछले 3 वर्षों में इसका जो टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ रुपए का एवरेज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरेज एनुअल नेट वर्थ ऑफ मोर देन 15,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 वर्षों में जो इसका औसत वार्षिक नेटवर्थ है वो कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मोर देन 5,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। यानी पिछले 3 वर्षों में इस कंपनी का जो औसत वार्षिक नेट प्रॉफिट है टैक्स वगैरह पे करने के बाद वो 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है ना। उसके अलावा इसमें यह भी क्षमता होनी चाहिए कि ग्लोबल कंपनी के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर सके। तो ये गुण जिस कंपनी यानी जिस नवरत्न कंपनी में मिलेंगे उसको जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। और महारत्न के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये शुरू कब हुआ था, दिसंबर 2010 में। अब आप समझ गए होंगे कि कोई नवरत्न कंपनी कैसे महारत्न बनेगी। अब मिनी रत्न की बात करते हैं। मिनी रत्न में यह देखा जाता है द सेंट्रल पब्लिक sector enterprises which have made profit in the last 3 years continuously and have positive net worth are eligible to be considered for grant of mini रत्न स्टेट। यानी सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनियां जो पिछले 3 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, पॉजिटिव नेटवर्थ लेके चल रही हैं, उनको मिनी रत्न का दर्जा दे दिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कोई कंपनी महारत्न बनेगी, मिनी रत्न बनेगी, नवरत्न बनेगी। पहली सीढ़ी क्या है, मिनी रत्न, है ना। ध्यान से सुनना, पहले कंपनी क्या बनेगी, पहले मिनी रत्न बनेगी। मिनी रत्न के बाद वो कौन सी कंपनी बनेगी, नवरत्न बनेगी। और नवरत्न के बाद वो क्या बनेगी, महारत्न बनेगी। ये एक तरीके का स्टेटस है, ठीक है ना। ये एक तरीके का क्या हो गया, स्टेटस हो गया कि पहले मिनी रत्न, उसके बाद नवरत्न, उसके बाद महारत्न। अब एक सवाल जो आप सभी को काफी कंफ्यूज करता है कि हमारे यहाँ वर्तमान में कितनी संख्या है नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न की। मिनी रत्न में 2 कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं और इसके लिए मैं सीधे आपको लेके चलूंगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, है ना। तो अब हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट है। और इसमें जैसे ही आप नीचे चलेंगे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा होगा लिस्ट ऑफ महारत्न। महारत्न में अगर आप देखें तो यहां से शुरू होता है, जिसमें पहला है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। उसके बाद अगर नाम पढ़ना चाहें तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड,
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आपने क्या देखा, महारत्न कंपनियां कितनी है वर्तमान में? 14। उसके बाद नवरत्न की बात करेंगे, सभी का नाम नहीं पढ़ूंगा, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बाकी इतना याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है और परीक्षाओं में कम ही चांस है कि आपसे वो पूछें कि कौन सी कंपनी नवरत्न है, मिनी रत्न है, महारत्न है। अगर पूछेंगे भी तो महारत्न पूछेंगे, जिनमें संख्या थोड़ा सा कम है, तो इनको तो अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। नवरत्न की बात करेंगे, नाम आप पढ़ते जाइएगा, मैं यहाँ पे आपको दिखाते जा रहा हूं। नवरत्न है टोटल 26 और रिसेंट में जो दर्जा मिला है ये 4 आप देख सकते हैं, एनएचपीसी, एसजेवीएन, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी। ये पिछली 4 ऐसी मिनी रत्न कंपनियां थी जिनको नवरत्न का दर्जा मिला है। तो वर्तमान में 26 नवरत्न कंपनियां हैं, 14 महारत्न कंपनियां। मिनी रत्न की बात करेंगे, इसमें जो कैटेगरी 1 होती है, मिनी रत्न कैटेगरी 1, इसमें आप चलते जाएंगे, देखते जाएंगे। देखिए यहां से शुरू है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यहां से हम लोग चलते जाएंगे, मिनी रत्न कैटेगरी 1 को देख रहे हैं और इसकी जो टोटल संख्या है वो आपको मिल रही है 49, 49 मिनी रत्न कैटेगरी 1 में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये है मिनी रत्न कैटेगरी 2 और इसमें देखेंगे कितनी कंपनियां हैं, तो इसमें है 10 कंपनियां। उम्मीद है कि आप चीजों को समझ गए होंगे। शॉर्ट में कहीं आप नोट कर लें, हमारे यहाँ वर्तमान समय में जो वर्तमान समय से तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा, हमारा क्या है कि मार्च 2025 तक हमारे यहाँ नवरत्न कंपनियों की संख्या है 26, महारत्न कंपनियों की संख्या है 14, मिनी रत्न कैटेगरी 1 में मैंने आपको कितनी दिखाया 49 और मिनी रत्न कैटेगरी 2 में आपने कितनी देखी 10। तो ये टोटल कंपनियां हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। आगे सरकार और नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़ा दे तो आपको फिर से वो डिजिट बदल के याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी और नई इंफॉर्मेशन के साथ। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, अच्छी रही होगी और इस तरीके से आपको लगातार यहाँ पे ज्ञान मिलता रहेगा। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आजकल एक बात काफी चर्चा में चल रही है और वो ये है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था अब विश्व में चौथे स्थान पे पहुंच गई है। इसकी चर्चा की शुरुआत होती है आईएमएफ के द्वारा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया अप्रैल के महीने में, और उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट को लेकर के जो अनुमान लगाए गए 2025 और 2026 में, वो अनुमान विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से काफी बेहतर हैं। साथ ही साथ अगर ग्लोबल इकोनॉमी की बात करेंगे तो उसमें भी काफी अच्छी स्थिति में हमारी इकोनॉमी है। और वहीं से ये चर्चा छिड़ गई कि अब हमारी इकोनॉमी जो है वो चौथे स्थान पे आ गई है। तो इसी बारे में आप सभी से आज चर्चा करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस तरीके की जानकारी के लिए। कुछ इस तरीके की न्यूज आपने देखा होगा, ऐसी बातें आपने सुना होगा कि 2025 में जापान को पीछे छोड़ेगा भारत और बनेगा विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था, यानी विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और आपने ये भी सुना होगा कि 2028 तक जर्मनी से भी आगे निकलेगा। आपको शायद याद हो कि 2018-19 के आसपास हमारे यहाँ एक विजन बनाया गया था और वो विजन क्या था? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ऐसा विजन था कि 2025 तक हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो $5 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंच जाएगी। उसका भी अभी यहाँ पे आपको संबंध देखने को मिलेगा। तो इसमें आप पढ़िए चीजों को। इसमें यह बताया गया कि भारत की जीडीपी 2025 में जापान को पछाड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और कहां से यह बात आती है? ये आती है आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है जो अप्रैल में आई, उसमें ऐसा बताया गया। उसमें यह भी बताया गया कि 2025 में भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है उसकी साइज क्या रहने वाली है। साथ ही साथ जापान की जीडीपी के बारे में भी चर्चा की गई, क्योंकि जो चौथे और पांचवें स्थान की लड़ाई है वो भारत और जापान की ही है। और ऐसा अनुमान है कि 2025 में
भारत जापान को पीछे छोड़ करके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब न्यूज में आपको बराबर यह बताया जा रहा होगा कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। समझने वाली बात यह है कि अभी बना नहीं है, बन जाएगा। ठीक है ना? एक अनुमान है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हम लोग चौथे स्थान पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको यह बताया जा रहा है, न्यूज में देखिए छाई हुई है ये खबर कि भारतीय अर्थव्यवस्था बनी विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, है ना? अच्छा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि 2018-19 के आसपास ये अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के लेवल तक पहुंच जाएगी। उस पर अभी आगे बात करते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें और देख लीजिए, भारत जर्मनी को पछाड़ करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बन सकता है? 2027 तक ये भी अनुमान लगाया गया है ना? और साथ ही साथ 5 ट्रिलियन डॉलर की जो मैंने आपसे बात किया, तो ये भी अनुमान है कि 2027 तक हम 5 ट्रिलियन वाले लेवल को पार कर जाएंगे और 28 तक हम जर्मनी को पीछे करके विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स, और ये आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 की है, उसमें ऐसा बताया गया है कि इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करेंगे तो वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 इन 2 सालों के आंकड़ों की बात करेंगे तो हमारे इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट रहने वाली है जीडीपी की 2025 में वो 6.2% रहने वाली है, वहीं 2026 में 6.3 रहने वाली है। वहीं अगर आप कंपेयर करेंगे हमारे जो अन्य प्रतिद्वंदी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे देखेंगे, जैसे चाइना को देखेंगे तो चाइना के बारे में अनुमान है कि 2025 वित्तीय वर्ष की बात करें या वित्तीय वर्ष 2026, दोनों में ही इसके जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो 4% रहने वाली है। यूएस की बात करेंगे, यूएस में 2025 में 1.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी और 2026 में 1.7 की। वहीं वर्ल्ड की बात करेंगे यानी ग्लोबल ग्रोथ रेट की बात करेंगे, 2025 में 2.8% जीडीपी ग्रोथ रेट ग्लोबल देखने को मिलेगी, वहीं 2026 में 3%। इंडिया का आपने देख लिया, इंडिया का ये नहीं भूलना, इंडिया का 2025-26 यानी वित्तीय वर्ष 2025 में 6.2 और वित्तीय वर्ष 2026 यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2026-27, इसमें कितनी ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी? 6.3%। ये इंडियन इकोनॉमी। तो यहां पे आपने क्या देखा, चाहे चाइना हो चाहे यूएस हो, सबसे हम बेहतर स्थिति में ग्रोथ करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, यहां पे आप देखिए टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन वर्ल्ड 2025। ये जो डाटा दिया गया है, आपने फोर्ब्स के बारे में सुना होगा, जो विभिन्न प्रकार के ऐसे जानकारियां या रिपोर्ट वगैरह देती रहती है ना। तो इसके द्वारा बताया गया कि टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन कौन सी हैं। अब इसमें अगर देखें तो नंबर 1 पे है यूएस। यूएस का जो जीडीपी साइज है वो है 30.51 ट्रिलियन यूएस डॉलर। हम लोग तो अभी 5 ट्रिलियन के लिए बेताब। यूएस अभी भी 30 से ज्यादा है, 31 के आसपास, 30.51। चाइना सेकेंड नंबर पे है और इसकी जो जीडीपी की साइज है वो है 19.23, 19.23 यूएस डॉलर ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है ना? जर्मनी थर्ड रैंक पे है और ये है 4.74 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अब इंडिया जो है फोर्थ पे पहुंच जाएगी, ये अनुमान है, ध्यान रखना। फोर्ब्स ने भले ही ये लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन ये अनुमान है, ये अनुमान है कि हम जो है चौथे स्थान पे पहुंच जाएंगे 2025 में विथ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 6.2%। अच्छा, जापान देखो पीछे कहां हो रहा है। जापान का भी आप जीडीपी का साइज देखेंगे तो वो भी कितना है, 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर, लेकिन उसकी जीडीपी की ग्रोथ रेट देखें तो 0.6%। तो जब वित्तीय वर्ष 2025 खत्म होने को होगा तो हम लोग अच्छी ग्रोथ करके जापान को पीछे छोड़ करके और फोर्थ स्थान यानी चौथे स्थान पे पहुंच जाएंगे।
तीसरे स्थान की बात करेंगे तो जर्मनी जो है तीसरे स्थान पे है, जिसका जीडीपी का जो साइज है वो है 4.74 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और हमारी जो संकल्पना है 5 ट्रिलियन, है ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अगर ये पूरी हो जाती है तो हम लोग तीसरे स्थान पे पहुंच जाएंगे। हालांकि चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़ना तो शायद संभव ही ना हो, क्योंकि अभी उनकी जीडीपी की साइज जो है वो बहुत बड़ी है। हम लोग अभी 5 ट्रिलियन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और यूएस जो है 30 के प्लस पे बैठा है और चाइना 20 के आसपास बैठा है। लेकिन हाँ, चौथे स्थान के आसपास हम लोग पहुंच ही गए हैं, मान लीजिए पहुंच गए, और तीसरे स्थान पे हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में हम लोग पहुंच जाएं। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे देश के लिए अच्छी बात कही जा सकती है जो कई सालों तक औपनिवेशिक रहा, ठीक है ना। उस अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत अच्छी बात, हम अपने इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को अच्छी स्थिति में कह सकते हैं, मान सकते हैं। तो यही थी पूरी चर्चा जो आजकल छाई हुई है कि भारत बना विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। सच्चाई आपने भी देख लिया, और आप कह सकते हैं कि बन गया है या बन जाएगा 2025 में, ऐसा अनुमान है। ये पूरी की पूरी चर्चा कहां से आती है? आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 से, यहां से ये चर्चा देखने को मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था बनी विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो बस इतनी बातें थी इस वीडियो में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बने रहिए इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो हो सकता है आपके लिए नया हो, और साथ ही साथ यहां से आपके यूजीसी नेट में सवाल पूछा जा सकता है। तो आज मैं बात करने वाला हूं सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे यही बनता है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो उसमें आप याद रखेंगे ये जारी किया जाता है हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा। डिटेल में बातें करेंगे इस इंडेक्स के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम से यूजीसी नेट की पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो और आपको अपनी तैयारी में कुछ हेल्प चाहिए, तो आप हमारे इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से? गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से आप मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन में आपको कई सारी परीक्षाओं के प्रीवियस पेपर मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको वहां पे फ्री वीडियो लेक्चर भी मिलते हैं। इसके अलावा ई बुक यानी कि पीडीएफ नोट्स भी मिलती हैं जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 की। अगर हम बात करें तो ये जो इंडेक्स तैयार किया जाता है, ये तैयार किया जाता है हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा, ठीक है। और इस इंडेक्स को तैयार करने में 30 ग्लोबल इकोनॉमीज को शामिल किया जाता है। 30 ग्लोबल इकोनॉमीज किस लिए? इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम इन अ मैनर दैट सपोर्ट्स द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली, ठीक है ना, बेहतर तरीके से कैसे चलेगी, कैसे ये 30 ग्लोबल इकोनॉमी उसमें सपोर्ट करेंगी, क्या इनका रोल होगा। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसके अलावा सोसाइटल डेवलपमेंट। तो इन तीन बिंदुओं के तहत या इन तीन मुद्दों के तहत ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसमें तीन आपका क्या क्या है। अच्छा, इसके बारे में आगे बढ़े तो थोड़ी सी और जानकारी आप मेंटेन रखिएगा कि पहली बार ये जो इंडेक्स है वो जारी किया गया 2022 में। तो अभी बहुत ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट ये नहीं है। 2022 में पहली बार ये जारी किया जाता है। कैसे ये तैयार होगा, मेथोडोलॉजी की बात करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि तीन इसमें आपके बेस होते हैं। एक तो हो गया आपका इकोनॉमिक ग्रोथ,
दूसरा हो गया सोसाइटल डेवलपमेंट, तीसरा हो गया इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। तो इसमें पहला जो है वो है इकोनॉमिक पिलर, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। इसको कैसे मेजर करेंगे? जो इकोनॉमिक पिलर है मेजर्स एन इकोनॉमी एबिलिटी टू इंश्योर एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तहत जो है कोई भी अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर प्रदर्शन करेगी, इन सारे मुद्दों को इसमें ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा इस पिलर में इंक्लूड किया जाता है क्वालिटी ऑफ ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश में क्वालिटी ऑफ ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है ना। इसके अलावा क्या क्या शामिल करेंगे? द ईज ऑफ कंडक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड सच एज करेंट अकाउंट, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड ट्रेड कॉस्ट। इसके अलावा क्या इसमें कंसीडर करते हैं? एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। इसके अलावा क्या कंसीडर करेंगे? टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन कैपेबिलिटीज। तो आप देख सकते हैं काफी सारे महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स इसमें शामिल किए जाते हैं। दूसरा जो मेथोडोलॉजी में दूसरा जो पिलर है वो है सोसाइटल पिलर। इसमें क्या क्या होगा? इसमें ध्यान रखा जाता है सोशल फैक्टर्स मैटर। देखो इसमें ध्यान रखेंगे उसके पहले एक चीज समझना है, जो सोशल फैक्टर होता है, सामाजिक कारक जो होते हैं, वो एक इकोनॉमी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सोशल फैक्टर्स मैटर इन एन इकोनॉमीज कैपेसिटी टू ट्रेड इंटरनेशनली ओवर द लॉन्ग टर्म। कोई भी इकोनॉमी है वो लॉन्ग टर्म में क्या प्रदर्शन करेगी, आप ये कह सकते हो कि सोशल फैक्टर इसमें काफी रोल प्ले करता है कि कोई भी इकोनॉमी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो व्यापार में कैसा प्रदर्शन करेगी लॉन्ग रन में, इसमें काफी भूमिका होती है किसकी? सोशल फैक्टर्स की। इसके अलावा इसमें और क्या शामिल किया जाता है? इंक्लूड्स मेजरमेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को इसमें ध्यान रखा जाता है, जैसे कि द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, लेबर स्टैंडर्ड्स, है ना। इसके अलावा इसमें क्या ध्यान रखेंगे? एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पब्लिक सपोर्ट फॉर ट्रेड एक्सपेंशंस। अब इसमें क्या ध्यान रखना है? इनकम इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स एंड चाइल्ड लेबर एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये होता है आपका सोसाइटल पिलर। थर्ड नंबर जो है इसमें, थर्ड पिलर जो है वो है एनवायरमेंटल पिलर, है ना, पर्यावरणीय स्तंभ आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं। और देखो एक चीज समझने वाली बात यह है कि आज के टाइम में अगर आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो हिंदी मीडियम को भी थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें इंग्लिश मीडियम में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब आप उनकी हिंदी देखेंगे तो आपको लगेगा भैया इससे बढ़िया तो हम इसको इंग्लिश में पढ़ लिए होते। जैसे कि इन्वायरमेंटल पिलर लिखा हुआ है, अब इसको अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो कहेंगे पर्यावरणीय स्तंभ। तो कहीं ना कहीं स्तंभ से बेटर है पिलर पढ़ें, है ना। ऐसे पूरे इकोनॉमिक्स में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आप जो है हिंदी के साथ इंग्लिश को भी अपने साथ लेके चल पाएंगे। तो इसमें क्या होता है एनवायरमेंटल पिलर में? मेजर्स द एक्सटेंट टू which an economy's trade supports sustainable resources। एक अर्थव्यवस्था में जो भी रिसोर्सेज हैं, सस्टेनेबल रिसोर्सेज की बात की जा रही है, ध्यान रखने वाला है जहां पे सस्टेनेबल वर्ड आ जाए समझ लेना कि हम विकास की एक ऐसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं जिससे हम पर्यावरणीय क्षति को नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये कि हम पर्यावरण को ध्यान में रख करके, तो यहाँ पे बात की जा रही है सस्टेनेबल रिसोर्सेज की। सस्टेनेबल रिसोर्सेज कैसे किसी इकोनॉमी में सस्टेनेबल रिसोर्सेज के माध्यम से ट्रेड में सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा इसमें क्या इंक्लूड करेंगे? इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इन ट्रेड एंड द मैनेजमेंट ऑफ एक्सटर्निटीज दैट अराइज फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पार्टिसिपेशंस इन द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, मेजर्स ऑफ एन इकोनॉमीज एनवायरमेंटल कैपिटल, measures for air and water pollution, and measures for national environmental standards, carbon emission and share of natural resources in export।
काफी सारी चीजें हैं जो एनवायरमेंटल पिलर में शामिल की जाती हैं। तो आपने देख लिया, जब हम बनाएंगे क्या, हम क्या बनाएंगे, आईएमडी और हिंडिस फाउंडेशन जब बनाते हैं आपका STI, इट मींस सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, तो वो क्या क्या ध्यान में रखते हैं। एक तो वो ध्यान में रखेंगे इकोनॉमिक पिलर और इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स, देन सोसाइटल पिलर एंड थर्ड एनवायरमेंटल पिलर। आगे बढ़ेंगे, जो 2024 का इंडेक्स आया, 2024 के इंडेक्स में देखेंगे कि टॉप पे कौन सी इकोनॉमी है और हमारे इंडिया की क्या स्थिति है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉप 10 इकोनॉमीज इन STI 2024, फर्स्ट पे आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड। अच्छा, अब ये जो 100 लिखा हुआ है इसको आप समझ लेना कि जो आपका ये STI तैयार किया जा रहा है, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, इसमें जो स्कोर होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर के 100 के बीच या 100 तक, ये स्कोर की रेंज है। पहली रैंक मिली है न्यूजीलैंड को और जिसने आउट ऑफ 100 में 100 अचीव किया है। सेकंड रैंक की बात करेंगे, सेकंड पे है यूनाइटेड किंगडम जिसका स्कोर है 97.69। थर्ड पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया 87.37। देन सिंगापुर फोर्थ पोजीशन पे, जापान फिफ्थ पोजीशन पे। तो ये चीजें आपने देख लिया। बाकी ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इस इंडेक्स को तैयार करने में ओनली 30 ग्लोबल इकोनॉमीज को शामिल किया गया है, ग्लोबल इकोनॉमीज, और इनमें हमारी इंडियन इकोनॉमी भी शामिल है। सो अगला जो डिस्कशन है वो अपने इंडिया के ऊपर है। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है, स्कोर की बात कर लें, कितना है 24, और ये जो 24 है ये है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। तो ये जो स्कोर है आप कह सकते हैं कि ये कम है, क्योंकि आपने देखा न्यूजीलैंड जो रैंक 1 पे है उसने 100 में 100 अचीव किया है, इंडिया ने केवल 24। वहीं रैंक की बात करेंगे तो इंडिया की जो रैंक है वो है 23, ये रैंक हो गई आउट ऑफ 30, 23, तो कहीं ना कहीं ये खराब रैंक है। स्कोर की देखेंगे आउट ऑफ 100 ओनली 24, स्कोर भी खराब है ना। तीन पिलर की जो बात की गई, इकोनॉमिक पिलर, सोसाइटल पिलर और एनवायरमेंटल पिलर, इसमें अलग अलग देखेंगे। तो इकोनॉमिक पिलर में इंडिया की रैंक जो है वो है 16, ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन वही सोसाइटल पिलर और एनवायरमेंटल पिलर यहां पे 28 आउट ऑफ 30, काफी खराब रैंक है। स्कोर की बात करेंगे, इकोनॉमिक पिलर में 62.3 ठीक है, सोसाइटल पिलर में 13.3 काफी खराब है, एनवायरमेंटल में 43.1, ये चीजें हो गई। अब आ जाते हैं 2022 में इंडिया की जो रैंक थी, 2022 में जो इंडिया की रैंक थी वो थी 26, वहीं 2023 में 24 और 2024 में 23। अब यूजीसी में आपसे कैसे भी सवाल वो घुमा के पूछ सकते हैं, वो इंडिया की रैंक के बारे में पूछ सकते हैं, वो इंडिया के स्कोर के बारे में पूछ सकते हैं, इकोनॉमिक पिलर के रैंक या स्कोर के बारे में, सोसाइटल पिलर के रैंक या स्कोर के बारे में, और एनवायरमेंटल पिलर के रैंक या स्कोर के बारे में। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये वही चीजें हैं, थोड़ा डिटेल में है ना, कि 2022 में इकोनॉमिक पिलर में क्या रैंक थी, 2024 में क्या है, 24 का स्कोर क्या है, वो सारी चीजें यहाँ थोड़ा सा डिटेल में। अच्छा, इंडिया हमारा जो है वो टॉप 10 में तो नहीं है, लेकिन बॉटम की 10 इकोनॉमीज में शामिल है STI 2024 में। तो ये है इंडिया 23rd रैंक पे, आप देख सकते हैं स्कोर है 24, ठीक है ना। इसके आगे आप देख सकते हैं श्रीलंका जो है वो 26 रैंक पे है, म्यांमार 27 पे है, पाकिस्तान 28 पे है, बांग्लादेश 25 पे है। तो ये इकोनॉमीज हैं हमारे पड़ोसी देशों वाली जो हमसे नीचे है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अब देखो ये भी आपका स्लाइड जो है वो आपके एग्जाम से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा यूजीसी की एक प्रवृत्ति रही है कि कोई भी इंडेक्स से वो सवाल पूछते हैं तो पड़ोसी राज्यों से कंपेयर करके भी पूछ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
अब मैंने आपसे जो स्टार्टिंग में 3 पिलर की बात किया था, उसमें आपका एक जो इकोनॉमिक पिलर इंडिकेटर इकोनॉमिक पिलर था, उसमें क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, तो ये काफी डिटेल में हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप इसको याद रख पाए तो एक बार आप इसको देख लेना। इकोनॉमिक पिलर में क्या क्या शामिल होता है? कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, रियल जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा परसेंटेज जीडीपी, ग्रोथ इन लेबर फोर्स परसेंटेज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नेट इनफ्लो परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मुलेशन परसेंटेज ऑफ जीडीपी, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स की क्या सिचुएशन है, ट्रेड लिबरलाइजेशन की क्या स्थिति है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी हो गया, है ना, पैरिटी चेंज फ्रॉम नेशनल करेंसी टू एसडीआर, ये चीजें हो गई, डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर परसेंटेज ऑफ जीडीपी, फॉरेन ट्रेड एंड पेमेंट रिस्क, ट्रेड कॉस्ट, मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन, एक्सपोर्ट कंसल्टेशन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इतने सारे इंडिकेटर्स हैं जो शामिल किए जाते हैं किसमें? इकोनॉमिक पिलर में। और टॉप की बात करें तो हांगकांग यहाँ पे रैंक 1 पे है, इकोनॉमिक पिलर में रैंक 1 पे हांगकांग है। आफ्टर दैट सिंगापुर, देन साउथ कोरिया, यूएस एंड चाइना। नेक्स्ट बात करेंगे सोसाइटल पिलर इंडिकेटर लिस्ट की। इसमें क्या क्या है? इसमें आपका एक तो है क्या? इनइक्वालिटी, जो कि गिनी कोफिशिएंट के तहत देखा जाता है, एजुकेशनल attainment and labor standards, political stability and absence of violence, goods product by forced labor or child labor, government response to human trafficking, trade in goods at risk of modern slavery, social mobility index, life expectancy at birth। ये सारी चीजें, ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। और यहाँ पे बात करेंगे रैंक 1 की, तो न्यूजीलैंड फर्स्ट रैंक पे है, आफ्टर दैट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड ताइवान। फिर बात करेंगे लास्ट जो पिलर है वो है एनवायरमेंटल पिलर, और इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स शामिल किए जाते हैं। तो इसमें एक तो कंसिडर किया जाता है एयर पॉल्यूशन को, आफ्टर दैट डिफोरेस्टेशन इंडेक्स, परसेंटेज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटेड, energy intensity, energy consumed by used, and after that ecological footprint, renewable energy, environmental standard in trade count, transferred emission, मिलियन टन कार्बन, ये सारी चीजें कार्बन वगैरह इन सबको कंसीडर किया जाता है इन्वायरमेंटल पिलर के अंतर्गत। और इसमें न्यूजीलैंड यहाँ पे भी टॉप रैंक पे है, आफ्टर दैट यूनाइटेड किंगडम, देन फिलीपींस, जापान, मैक्सिको। तो ये आपने देख लिया क्या? सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 के बारे में, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे इसको तैयार करते हैं, इसमें इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, हमारे इंडिया की रैंक क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल है। मैं ये तो श्योर नहीं कह सकता कि जनवरी के एग्जाम में ही, लेकिन आने वाले एक दो एग्जाम में जरूर यहां से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि यूजीसी नेट में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जो सभी लोग नहीं पढ़े होते हैं। ये इंडेक्स 2022 में पहली बार शुरू किया गया, तो अभी लोगों के लिए नया है, तो यहां से सवाल यूजीसी बना सकता है। सो आप इसकी नोट्स जरूर बना लें, ताकि अगर यहां से सवाल पूछा जाए आपके एग्जाम में तो आप आसानी से उसको कर पाए। लास्ट में यही बोलूंगा कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं 16वें वित्त आयोग के बारे में। कब इसका गठन होता है, कौन इसके चेयरमैन हैं और इसके मेंबर कौन कौन हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। 16वें वित्त आयोग के गठन की बात करें, 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2023 को श्री अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में इसका गठन किया जाता है। और आप सभी को पता है यह किया जाता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि प्रत्येक 5 वर्ष पे एक वित्त आयोग का गठन करेगा, ठीक है ना। तो 16वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया।
ये वही अरविंद पनगड़िया हैं जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आपके लिए ये नए नहीं है, इनके नाम से आप पहले से परिचित हैं। अब इसमें बात करें कि मेंबर्स कौन कौन बनाए गए, तो श्री अजय नारायण झा, ये 15वें वित्त आयोग में भी आपने इनको पढ़ा होगा, वहां पे भी ये मेंबर थे, है ना। श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, इनको भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और इनको फुल टाइम मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष, ठीक है ना, इनको इसमें मेंबर बनाया गया। उसके अलावा डॉक्टर सौम्या कांति घोष, ठीक है ना, इनको मेंबर बनाया गया। इसके अलावा आगे चल करके केंद्र, अब यहां पे आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया। ये मनोज पांडा जी जो हैं ये अर्थशास्त्री हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, ठीक है ना। तो इनको 16वें वित्त आयोग में क्या शामिल किया गया, यानी कि सदस्य नामित किया गया। और ऐसा क्यों किया गया, एक नाम जो यहां पे आप देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने निरंजन राजाध्यक्ष ने आयोग में शामिल होने में असमर्थता जताई। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, मनोज पांडा को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो हैं अब जो है फुल टाइम मेंबर बन गए हैं, ठीक है ना। इनको आपने देख ही लिया, ये 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। यहाँ पे मेंबर्स को देख लीजिए। एक मेंबर श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, डॉक्टर सौम्या कांति घोष, इतने लोग क्या 16वें वित्त आयोग के मेंबर हैं। नाम आप इनका याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये भी दे दें वो इस तरीके का सवाल कि आप जो है बताएं इनमें से कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है। तो अगर आपको ये नाम याद रहेंगे तो आप सही जवाब दे के आएंगे, अगर आपको ये नाम याद नहीं रहेंगे तो आप गलत जवाब दे के आएंगे। रही बात अध्यक्ष की, तो वो तो सबको रटा होगा, आज से नहीं कई साल से आप पढ़ रहे हैं इनके नाम को। इतनी बातें हो गई। अब देखो एक सवाल और कहां से आपके एग्जाम में बनता है, एक बनता है जैसे मैंने बोला क्रोनोलॉजी का। तो क्रोनोलॉजी में आपको क्या करना होता है कि अब तक जितने फाइनेंस कमीशन गठित किए जा चुके, उसमें से कुछ फेमस फेमस आप नाम याद रखना और ये याद रखना कि वो कब गठित किए गए, उनका टाइम पीरियड क्या था। अब जैसे 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये 2017 में गठित किया गया था, है ना, एनके सिंह की अध्यक्षता में, और पहली बार ये 2020 से 25 के लिए ही था। लेकिन इसमें क्या होता है, ये फिर इसमें 2020 से 21 और उसके बाद क्या 2021 से 26, तो देखा जाए तो ये 6 साल का हो गया आपका 15th फाइनेंस कमीशन। अब यहीं पे आप नीचे अपना 16th फाइनेंस कमीशन ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके की अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपके लिए ये क्या बेटर रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब जैसे चर्चा करें कि सवाल यहां से क्या बन सकता है, तो यहां से आपको क्रोनोलॉजिकल सवाल दे सकता है। उन्होंने मान लीजिए 4 नाम दे दिया, मैंने बोला एक उन्होंने केसी पंत को दे दिया, खुसरो को दे दिया, रंगराजन को दे दिया, विजय केलकर को दे दिया। बोला इनमें से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। और ऐसे क्वेश्चन प्रायः पूछे जा सकते हैं यूजीसी नेट में या किसी राज्य में होने वाले सेट एग्जाम में। तो अब आप ऐसे सवाल तभी कर पाएंगे जब आपको क्लियर पता होगा कि ये किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आप ईयर उतना ना याद रखें तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि इनमें से जो भी नाम है, स्पेशली जो फेमस फेमस नाम है, उनको तो याद ही रखना कि ये कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। जैसे पहले वित्त आयोग केसी नियोगी, तो एक आप शॉर्टकट अपना सकते हो, केसी नियोगी से केसी पंत तक, केसी और केसी नियोगी केसी पंत। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, केसी नियोगी। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, केसी पंत। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा आप एफर्ट कर लेना, जैसे 11वें वित्त आयोग में खुसरो का नाम याद कर लेना, 12वें वित्त आयोग में रंगराजन का नाम याद कर लेना, और इधर 13, 14, 15, 16 ये सब तो आपको याद ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि इधर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई भूलने वाली बात हो, है ना। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप इन चीजों को याद रखेंगे
ताकि एग्जाम में अगर यहाँ पे क्रोनोलॉजी वाला भी क्वेश्चन आए तो भी आप उसको सही करके आए, उसमें कोई दिक्कत ना होने पाए, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने बोला कि यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां तक बातें हो गई। तो देखो अब आपको क्या क्या ध्यान देना है, वित्त आयोग में कहां कहां से सवाल आ सकता है। एक तो मैंने कहा, एक तो बहुत देखो बेसिक सवाल बनता है जो किसी का गलत होगा ही नहीं, ये जो फाइनेंस कमीशन है किस अनुच्छेद के तहत गठित किया जाएगा, 280, ठीक है ना, 280 आर्टिकल 280 के तहत यह गठित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष, या उसमें टाइम जो है बढ़ भी सकता है, जैसे कि आपने 15 फाइनेंस कमीशन में देखा, 1 वर्ष उसका अलग कर दिया और फिर 5 वर्ष अलग। कार्य क्या होता है, जैसे 16वां वित्त आयोग का आपका गठन किया गया है, 16 फाइनेंस कमीशन का आपका गठित किया गया है। अब ये क्या करेंगे, अब ये पूरा अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है ना। अब ये अपनी क्या रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये रिपोर्ट 2025 तक सरकार को उपलब्ध कराएंगे और ये रिकमेंड करेंगे कि इस बार जो केंद्र राज्यों को टैक्स में से जो हिस्सा देती है वो कितने परसेंट दिया जाए। जैसे कि 15 फाइनेंस कमीशन में आपने क्या देखा था, पहले 42% था, बाद में वो घट करके कितना 41% आ गया, है ना। तो इसी तरीके से इस बार 16वें वित्त आयोग में श्री अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया जाएगा और फिर सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि कितने प्रतिशत राज्यों को मिलना चाहिए, कितने प्रतिशत राज्यों को मिलना चाहिए ताकि वो अपनी विकास क्रियाओं को आगे बढ़ा सके। तो जैसे 2025 में रिपोर्ट दे देंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है लेट भी लगे, फिर 2026 तक आपका 15 फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड है और उसके बाद फिर क्या 16वें वित्त आयोग का शुरू हो जाएगा टाइम और वहां पे वो चीजें लागू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यही कार्य होता है। इसके अलावा और भी तमाम सुझाव देने होते हैं, जैसे कि ग्रांट्स इन एड के बारे में, या और एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं अक्सर फाइनेंस कमीशन में आपसे चर्चा करता हूं कि जैसे जो राज्यों को धन मिलेगा या राज्यों को जो फंड मिलेगा उसमें किस राज्य को कितना मिलेगा या किस राज्य को कितना देना है, उसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया जाता है, जो मैं आपको अक्सर जो है जैसे करंट वगैरह का क्लास होता है वहां पे भी आपसे चर्चा कर देता हूं कि इनकम डिस्टेंस का इसमें कितना वैल्यू है, एरिया का कितना है, पॉपुलेशन का कितना है ना, टैक्स एफर्ट वगैरह हो गया, एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए। तो इसी तरीके से 16वां वित्त आयोग भी अपना एक फार्मूला देगा, ठीक है ना, कि किस राज्य को कितना फंड मिलेगा, उस फार्मूले के तहत ये चीजें बताई जाएंगी। तो हम लोगों को इंतजार है 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का, जो कि सरकार के पास जाएगी और फिर वो चीजें लागू होंगी और आपको याद रखनी पड़ेंगी। आप सेलेक्ट रहेंगे तो भी, क्योंकि आपको अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना रहेगा, नहीं सेलेक्ट रहते हैं तो भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको उन चीजों को याद करके जाना पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आपने अब तक जरूर कहीं ना कहीं ये पढ़ लिया होगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की जो रिपोर्ट आई उसमें जो इंडिया की रैंक है, जो भारत का हमारे स्थान है, वो कौन सा है, 39। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा कि वो कौन कौन से और पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ताकि अगर आपके एग्जाम में यहां से सवाल बने तो आसानी से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। यूजीसी नेट में यहां से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि देखो जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है ना कि जो काफी हाईलाइटेड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां से सवाल अक्सर बनते हैं। और मामला यह है कि ये हाईलाइटेड क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे वजह यह है कि सरकार यहाँ पे अपनी एक उपलब्धि दिखा रही है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिया 2015 के डेटा को और बताया कि 2015 में इंडिया की जो रैंक थी वो थी 81 और अभी 2024 में जो रैंक है वो हो गई है 39। तो आप देखेंगे इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 42 का, ठीक है ना। तो 42 स्थानों की छलांग लगा के हमारा देश जो है अभी 39 पे पहुंच चुका है। अच्छा, बाकी चीजें तो आपको पता ही होगा कि ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, वीपो के द्वारा, ठीक है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वीपो के द्वारा ये जारी की जाती है इंडेक्स,
और इसमें देखा जाता है कि देश में इनोवेशन की क्या स्थिति है, उसमें कई क्राइटेरिया लिए जाते हैं, कई सारे संकेतक वगैरह लेकर के ये रिपोर्ट तैयार करी जाती है। तो इंडिया की रैंक 39, ये आपने पढ़ लिया। 2015 से कंपेयर करके बताया कि अभी 42 का एक लंबी छलांग, उसके अलावा और क्या क्या है जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। 39 रैंक याद रहेगा ही रहेगा, आपको भूलने की मतलब भूलना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है ना। और 2023 की बात करेंगे तो 2023 में जो रैंक था वो था 40। तो पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान का सुधार, 42 का ओवरऑल 2015 से लेके। चीजें क्लियर है ना। अच्छा, स्विट्जरलैंड काफी टाइम से यहाँ पे टॉप पे रहता ही है, इस बार भी है। अंगोला एक ऐसा देश है जो सबसे निचले पायदान पे है। इस इंडेक्स में 133 देशों को शामिल किया गया है। इतनी बातें जो हाईलाइट किया, इसको यहाँ पे आपको देखना है। इंडिया के प्रोफाइल में कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। पहली मैंने रैंक का बताया, आपको याद ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें जो लो मिडिल इनकम ग्रुप होता है, लो मिडिल इनकम ग्रुप, है ना, यानी कि निम्न मध्यम आय समूह, इसमें टोटल कितने देश? 38। और इन 38 में जो इंडिया का रैंक है, जो भारत का स्थान है, वो कितना है? वो है फर्स्ट। वो कितना है? फर्स्ट है। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि निम्न मध्यम आय समूह में भारत का शीर्ष स्थान है। इसी प्रकार से मध्य और दक्षिणी एशिया में जो 10 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, वहां पे भी इंडिया को पहला स्थान प्राप्त है। ठीक है ना, वहां पे भी इंडिया को पहला स्थान प्राप्त है। अच्छा, इनोवेशन इनपुट में अब एक दो बातें और ध्यान रखना है। इनोवेशन इनपुट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने सुधार किया है अपने रैंक को, और उसमें है 44th रैंक पे। इसी प्रकार से इनोवेशन आउटपुट की अगर बात करेंगे तो वहां पे इंडिया की रैंक है 33। तो देखो, एक ही रिपोर्ट है जिसमें कई सारे इंडेक्स आपको कई सारे रैंक आपको याद करने पड़ रहे हैं। एक तो आपने देखा कि 39 ओवरऑल रैंक हो गई। इसी प्रकार से लो मिडिल इनकम ग्रुप समूह की बात करेंगे, वहां पे फर्स्ट रैंक है। जो मध्य और दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें भी फर्स्ट रैंक है। नवाचार इनपुट, इनोवेशन इनपुट में 44वां स्थान है, और इनोवेशन आउटपुट में 33वां स्थान है। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या है कि 100 शहरों की सूची जारी की गई जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष स्थान रखते हैं। मतलब 100 ऐसे शहर को, यानी शहरों की सूची को जारी किया गया। तो हमारे इंडिया के 4 शहर ऐसे हैं जो कि इन टॉप 100 में अपने स्थान को बनाए हुए हैं। उसमें एक तो बेंगलुरु है, जो आईटी सिटी के नाम से जाना ही जाता है, आप सभी को पता है। उसका जो स्थान है वो है 56। दिल्ली है 63 पे, चेन्नई है 82 पे, और मुंबई है 84 पे। तो ओवरऑल ग्लोबल पे 100 सिटीज जो हैं, उनमें हमारे देश के 4 शहरों को शामिल किया गया है। ये जो मेन पॉइंट है ना, इनको आप याद रखना, क्योंकि यूजीसी आपसे बहुत घुमा फिरा के यहां से सवाल पूछ सकता है। तो इन पॉइंट्स को आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे एक दो बातें और आपको। जैसे अब देखो, 2007 से ये हर साल जारी की जाती है, 17वीं रिपोर्ट थी, 133 देश शामिल किए गए। इसमें 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूहों को उनके इनोवेशन परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग दिया गया, जो 100, और इसी 100 में मैंने आपको बताया 4। क्लियर है ना। अब ये वही बातें हैं कि आप देखेंगे इसमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके बताया गया। जैसे कि सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया में देखेंगे तो इंडिया हमारा टॉप पे है। सब सहारन अफ्रीका में साउथ अफ्रीका टॉप पे है। ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट टॉप पे है। लैटिन अमेरिका में ब्राजील टॉप पे है। अब इतना डिटेल में भी देखो सवाल नहीं पूछेगा, है ना। इंडिया का भले ही पूछ ले, बाकी का नहीं पूछेगा। सो ये चीज आप ध्यान रखना। उसके बाद हाँ, एक यहां पे ध्यान देना, देखो टॉप 3 इनोवेशन इकोनॉमीज बाय इनकम ग्रुप। अब एक तो मैंने आपको बताया कि लोअर मिडिल इनकम में हमारे इंडिया टॉप पे है, अपर मिडिल इनकम में चाइना टॉप पे है, और हाई इनकम में स्विट्जरलैंड टॉप पे है, और लो इनकम में रवांडा टॉप पे है। तो ये चीजें भी थोड़ा सा आप क्या ध्यान रखेंगे। और अगर आप ये देख पा रहे हो, जूम करके देख लेना, नंबर 1 पे, यानी ये आपका ओवरऑल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है,
जिसमें हमारा इंडिया आप देख सकते हैं 39 यहाँ पे बैठा हुआ है ना। स्कोर भी, अच्छा एक चीज देखना, ये भी बता देता हूं, नोट कर देता हूं, आप भी नोट कर लेना अपने नोट्स में। तो स्कोर की अगर हम बात करें, जैसे रैंक तो आपने देख लिया, रैंक हमारे इंडिया का क्या 39, भूलेगा ही नहीं, आपको याद हो जाएगा, है ना। स्कोर देख लेते हैं कि स्कोर कितना है। तो चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, और ये है 38.3। 38.3 ये स्कोर है, किसका स्कोर है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में हमारे इंडिया का स्कोर है कितना? 38.3। जो फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड है उसका स्कोर कितना है? 67.5। ठीक है, याद रहेगा ना, इंडिया का रैंक, स्कोर, कौन से शहर शामिल किए गए, ये सारी बातें मैंने आप सभी के साथ चर्चा कर दी हैं। उम्मीद है कि अगर यहां से आपके एग्जाम में कोई सवाल आएगा तो आप जरूर कर ले जाएंगे, है ना। देखो मेन मेन क्या आपको जानना होता है कि रिपोर्ट जारी कौन करता है, कितने देश शामिल हैं, टॉप पे कौन है, इंडिया की क्या क्या स्थितियां हैं, कौन कौन से प्रकार में अलग अलग, स्कोर इंडिया का क्या है ना। स्कोर भी आपने देख लिया, रैंक भी देख लिया, 4 शहर भी शामिल किए गए, उनकी भी रैंक देख लिया। तो मुझे लगता है कि GII यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 से अगर कोई सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, आप उसे जरूर सही करके आएंगे। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम से UGC नेट की तैयारी कर रहे हो या किसी राज्य के PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में सभी बैच अवेलेबल हैं, वहां से जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।